एवरीवन, अभी तक हमने सीरीज ग्रुपिंग को समझ लिया है ना। स्प्रिंग का सीरीज ग्रुपिंग हमने सीख लिया था। जो सीरीज ग्रुपिंग में के इक्विवेलेंट का वैल्यू के लिए इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया है, दैट इज 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3। ठीक है भाई, आज जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ अ स्प्रिंग, है ना। आज किसकी चर्चा करेंगे हम? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। देखिए, पैरेलल ग्रुपिंग स्प्रिंग का सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? क्या कंडीशन होगा पैरेलल ग्रुपिंग का, या हम कब कहेंगे कि ये स्प्रिंग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल अरेंजमेंट में है? पहले इस बात को समझते हैं। तो लेट अस से कि यहां पर एक ब्लॉक से इस तरह से कुछ स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है भाई, ये हमारा दूसरा स्प्रिंग और ये जो है ये तीसरा स्प्रिंग है, K1, K2 एंड K3, और इसे एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह से अरेंज किया गया है। दिस इज आइडियली अ स्मूथ सरफेस। ठीक है भाई, ये मास है m। अब जरा देखो ध्यान से कि इस जगह पे अगर मैं स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन की बात करूं, लेट अस सपोज मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करता हूं इधर x। कितना डिस्प्लेस कर रहा हूं? x डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं इस ब्लॉक को। तो क्योंकि ये जो एंड है, जो फर्स्ट एंड है इस स्प्रिंग का, वो एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है ये तीनों ही स्प्रिंग का ये इस ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो अगर इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस करते हैं तो हर एक स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। हर एक स्प्रिंग x ही वहां पे स्ट्रेच होगा, x इलोंगेट होगा। इसका मतलब ये है कि जो पहला कंडीशन मुझे यहां से मिल करके आता है कि डिफॉर्मेशन इन ईच स्प्रिंग विल बी सेम। डिफॉर्मेशन इन ईच स्प्रिंग्स विल बी सेम। समझ में आ रही है बात? तो हर एक स्प्रिंग में यहां से डिफॉर्मेशन क्या होगा? सेम होगा। जबकि अगर डिफॉर्मेशन सेम है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग का अलग अलग है, तो वैसे स्थिति में जो फोर्स डेवलप होगा हर एक स्प्रिंग का, है ना, इस जगह पे लेट से Fs1, इस जगह पे Fs2, और यहां जो फोर्स डेवलप हो रहा है दैट इज Fs3, ये तीनों ही फोर्स अलग अलग होंगे, ये वेरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन सेम हमने रखा है बट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भाई? अलग अलग है। तो जो दूसरा कंडीशन मुझे यहां मिलता है दैट इज फोर्स डेवलप्ड इन ईच स्प्रिंग, इन ईच स्प्रिंग्स will differ। चलिए, तो कंडीशन की बात तो समझ में आ गई मुझे कि पैरेलल ग्रुपिंग में सीरीज में क्या होता था कि डिफॉर्मेशन सेम होता था बट स्प्रिंग मासलेस है, इसलिए फोर्स का वैल्यू हर एक स्प्रिंग में क्या होगा? सेम जनरेट होगा। जबकि इस जगह पे डिफॉर्मेशन सेम है क्योंकि दोनों ही एंड एक फिक्स किया हुआ है, एक ब्लॉक के साथ और एक रिजिड सपोर्ट के साथ। तो अगर ब्लॉक को x हम मूव कराते हैं तो स्प्रिंग में तीनों में ही डिफॉर्मेशन सेम होगा, जबकि फोर्स क्या होगा? यहाँ पे अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए, अब ये चीज समझ लेने के बाद अगर मैं इसी जगह पे पहले स्प्रिंग में फोर्स निकालूं Fs1, तो ये कितना हो जाएगा? K1x। दूसरे स्प्रिंग में जो फोर्स होगा दैट वुड बी K2x, और तीसरे स्प्रिंग में जो फोर्स होगा यहाँ पे दैट वुड बी K3 इंटू x। बात आ रही है समझ में? जबकि अगर हम एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग की बात करें, इक्विवेलेंट स्प्रिंग की बात करें, इन तीनों के बदले एक ही स्प्रिंग में सोचूं, यहाँ इन तीनों ही स्प्रिंग के बदले एक ही स्प्रिंग सोचूं जो कि सेम डिफॉर्मेशन पे जितना फोर्स ये तीनों स्प्रिंग मिलकर के लगाता हुआ है उतना ही फोर्स ये सिंगल स्प्रिंग मुझे लगा कर देगा, है ना। सेम फोर्स डेवलप होगा इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग में। तो अगर मैं इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग की बात करता हूं तो इस जगह पे अब देखो सेम डिफॉर्मेशन यहां ब्लॉक का इस जगह भी किया है, और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग के लिए दैट विल बी के इक्विवेलेंट। तो इसके लिए जो मुझे फोर्स यहां से दिखेगा Fs, दिस वुड बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू x।
और एक बात तो यहां से समझ ही रहे हम कि जितना ये तीनों मिलकर के फोर्सेस यहां लगाता हुआ है, जितना तीनों ही स्प्रिंग में फोर्स डेवलप हो रहा है सेम डिफॉर्मेशन पे, वही फोर्स Fs वो तीनों के बराबर वहां डेवलप होगा। दैट मीन्स Fs का जो वैल्यू यहां पे मुझे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू Fs1 प्लस Fs2 प्लस Fs3। यही तो इक्विवेलेंट का मतलब है। और Fs का वैल्यू यहां से देख रहे हो K इक्विवेलेंट इनटू x है। दिस वुड बी, अगर मैं x तीनों में कॉमन ले लूं तो दिस वुड बी K1 प्लस K2 प्लस K3 इनटू x, जबकि x कैंसल आउट कर देंगे और यहां से मुझे K इक्विवेलेंट मिल जाएगा कितना, K1 प्लस K2 प्लस K3। तो इतनी बात आ रही है समझ में। ये देखो गौर से, दिस equivalent value of the spring constant in the parallel combination is analogous to the series grouping of resistance। series grouping में R equivalent का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, जो कि यहाँ पे पैरेलल में वो इक्वेशन होल्ड करता है। बात आ रही है समझ में। तो ये एक एनालोगस है, बिल्कुल ही उल्टा है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो पैरेलल में होगा, और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू होता है स्प्रिंग के केस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात। चलिए, अब इतनी बातें समझ लेने के बाद इसी पे बेस्ड अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा और यहां नोट करके देख लो कि लेट से यहां पे दो स्प्रिंग है K1 K2 और इन दोनों का ही वैल्यू अगर सेम हो K, तो वैसी स्थिति में पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां 2K हो जाएगा। या फिर अगर n स्प्रिंग्स दिया हो फॉर सेम स्प्रिंग कांस्टेंट K, तो यहां से जो वैल्यू मुझे मिलेगा K इक्विवेलेंट, सिंपली K प्लस K ऐड करेंगे n स्प्रिंग्स के लिए, सो दिस वुड बी n टाइम्स K। बात आ रही है समझ में। चलिए, अब इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हम यहां पे लेते हैं ताकि और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे मिल सके। देखो, पहला जो एप्लीकेशन है, लेट अस सपोज मैं इस तरह से 3 स्प्रिंग्स को यहां अरेंज कर रहा हूं। कितने स्प्रिंग्स है? 3 है, और सबका स्प्रिंग कांस्टेंट यहां सेम है, दैट इज K। अब पहली बात तो ये मुझे देखना चाहिए कि ये पैरेलल है कि सीरीज। तो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे 3 स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये तीनों कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीनों में डिफॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। तीनों में फोर्स सेम होगा क्योंकि मासलेस है, एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, लेकिन डिफॉर्मेशन क्या होगा भाई? सेम हो, डिफॉर्मेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K/3। बात आ रही है समझ में। चलिए, और देखो भाई, तो नेक्स्ट जो है इसी जगह पे लेट अस सपोज कि यहां पर एक स्प्रिंग को मैंने इस तरह से अरेंज किया है, एक ब्लॉक से कनेक्ट किया है, जबकि दूसरा स्प्रिंग भी इस तरह से ब्लॉक से कनेक्टेड है रिजिड सपोर्ट्स के साथ। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली चीज मुझे लगता हुआ है कि ये एक लाइन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इस पे इसको यहां देखिए, इसमें कंफ्यूजन होती है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। क्यों नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में? इस चीज को आइए समझते हैं। अगर मैं यहां इस ब्लॉक को इस जगह पे कुछ इधर x डिस्प्लेस करूंगा, तो यहां पे जो फाइनली मुझे फिगर मिलता हुआ होगा इस स्प्रिंग के लिए, ये ब्लॉक कुछ यहां पे मुझे आता हुआ दिखेगा। ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया कितना भाई? तो इस जगह से x, जबकि ये स्प्रिंग जो है इस जगह से इलोंगेट हो जाएगा। कितना इलोंगेट होगा? दैट वुड बी x। ये दोनों ही स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन क्या होगा? सेम है। दोनों ही स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन क्या है? सेम है। ये वाला स्प्रिंग इस साइड का जितना कंप्रेस हो रहा है उतना ही ये स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, और अगर हम ये पढ़ चुके हैं कि डिफॉर्मेशन अगर सेम हो तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस स्थिति में लेट्स से कि यहां अगर K है और इस जगह K है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट,
तो जो K इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे यहां मिलेगा दैट वुड बी 2K। बात आ रही है समझ में? और अगर इस जगह पे मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करूं, है ना, तो Fs का जो वैल्यू होगा दैट विल बी K इक्विवेलेंट इंटू x और दिस वुड बी 2K इंटू x। अगर आपसे ये बोल दिया जाए इसी जगह पे कि इस पोजीशन से अगर स्प्रिंग को रिलीज कर दिया जाता है तो जिस टाइम पे रिलीज किया गया है जस्ट उसी समय पे बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सिंपली मैं यहां से लिख सकता हूं नेट फोर्स यही लगता हुआ है, सरफेस इस जगह आइडियली स्मूथ माना गया है, तो इस जगह जो नेट फोर्स होगा दैट वुड बी स्प्रिंग फोर्स इटसेल्फ एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वेयर m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। सो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा यहाँ पे दैट विल बी 2kx अपॉन m। बात आ रही है समझ में यहां तक? ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन देखिए और प्रॉब्लम्स को सीखिए। अगर मान लो मैं स्प्रिंग को कुछ इस तरह से रख दूं, ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और इसको एक लाइट रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है, जबकि ये एक दूसरा स्प्रिंग है और यहां से मास को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दो स्प्रिंग लिया है। अब देखिए अगर कुछ भी डिस्प्लेस होगा ये ब्लॉक, है ना, जैसे ही इसको मैं रिलीज करूंगा नेचुरल लेंथ पोजीशन से, जब ये ब्लॉक रिलीज होगा इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा और इन दोनों स्प्रिंग में सेम डिफॉर्मेशन होगा क्योंकि दोनों का एंड यहाँ पे फिक्स है, दोनों का एंड सेम पॉइंट पे फिक्स किया गया है, सेम पोजीशन पे फिक्स किया गया है, तो इसमें डिफॉर्मेशन सेम होगा। ये दोनों स्प्रिंग जो होंगे दिस वुड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट विल बी 2K whereas this spring is in series combination। यहां ध्यान से समझना है, ये जो स्प्रिंग होगा दैट वुड बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों भाई? क्योंकि डिफॉर्मेशन ऑब्वियसली इसमें कुछ, इसमें तो सेम होगा दोनों में, बट इसमें क्या होगा, अलग होगा। तो इसके लिए मैं यहां से K इक्विवेलेंट का वैल्यू सीरीज के लिए अप्लाई कर सकता हूं, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 दैट इज 2K इंटू K अपॉन 2K प्लस K। ठीक है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस I will find the K equivalent is equal to 2 upon 3K। So क्लैरिटी मिल रही है? अब इस ये तीन प्रॉब्लम करने के बाद आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि K इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है वेयर दिस कॉम्बिनेशंस आर इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, इस चीज की क्लैरिटी आपको मिल जानी चाहिए। अगला जो स्प्रिंग है, देखिए इसी प्रॉब्लम को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, लेट अस से कि ये स्प्रिंग को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया गया है इन द रेशियो 3:2। ठीक है भाई, दो स्प्रिंग्स में मैंने यहां इसी को काट लिया है इन द रेशियो 3:2। तो जरा सोचो कि अगर नेचुरल लेंथ L0 है और स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर काटने के बाद ये दोनों ही पार्ट को एक बार तो मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं और दूसरी बार इसे पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो अब आपको बताना है कि ये फाइनली मुझे स्प्रिंग इक्विवेलेंट जो मिलेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट वैल्यू जो मिलेगा इन दोनों ही कॉम्बिनेशंस का कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसका हम जानते हैं कि जब जैसे ही स्प्रिंग का लेंथ हम कम या ज्यादा करते हैं इसके स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू डिफर हो जाएगा। कितना होगा भाई? तो सबसे पहले आप लेंथ निकाल लो, क्योंकि जब लेंथ आप पता लगा लेते हो उसके फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करके अगर k से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज द इनिशियल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग K, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां से K1 और K2 मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो 3 और 2 का रेशियो है तो यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि रेशियो को कैसे हम वहां पे रेशियो के साथ काम करेंगे। तो सिंपली 3 + 2 को आप ऐड कर दीजिए, 3 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5। अब ये जब 5 हो गया तो सिंपली यहाँ पे ये जो स्प्रिंग का लेंथ होगा दिस वुड बी 3/5 इंटू ओरिजिनल लेंथ, जबकि यहाँ पे कितना पार्ट है 2 किसमें 5 में और इंटू L0। सो दिस विल बी द
रेशियो, इसी रेशियो में काटा गया है तो ये हमारा लेंथ आ जाएगा। ये ध्यान रखोगे, जितना भी रेशियो दिया रहे पहले उसको सम कर देना है, और जो वैल्यू दिया हुआ है इंडिविजुअल वैल्यू, उसमें इस 5 को डिवाइड करके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। यही लेंथ हमारा उस रेशियो से डिवाइड करने के बाद मिलेगा। अब हम ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस जगह पे जो K1 का वैल्यू होगा दिस वुड बी, इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू इनिशियल कांस्टेंट K, और यहाँ पे जो K2 का वैल्यू मुझे मिलेगा दैट वुड बी, इसको भी रेसिप्रोकेट करे तो 5/2 इंटू जो K है, ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाता है। अब अगर मैं इस दोनों ही स्प्रिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दूं, किसमें कनेक्ट करूं, पैरेलल में अगर कनेक्ट करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर यहां पे मैं कनेक्ट करता हूं, तो सोचो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कनेक्ट करोगे तो फिर से हमारा जो वैल्यू K इक्विवेलेंट का मिलेगा दैट वुड बी K1 प्लस K2, है ना। पैरेलल में अभी अभी हमने पढ़ा है ये फंडा, तो K1 प्लस K2 के बराबर होगा। K1 K2 आपको मालूम है, यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 5/3K प्लस 5/2K, एंड ऑन सॉल्विंग दिस आपको जो वैल्यू मिलता है दैट इज 6, दिस विल बी 10K प्लस यहाँ जो होगा दिस वुड बी 15K, और यहां से मुझे K इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा कितना 25K/6। बात आ रही है समझ में। जबकि इसी को मैं अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर से कनेक्ट करूं, सीरीज में अगर कनेक्ट करूं तो इस जगह जो वैल्यू मुझे मिलेगा, है ना, ये K इक्विवेलेंट का वैल्यू सिंपली आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को रखता हूं दिस वुड बी 5/3K इंटू 5/2K, एंड दिस वुड बी 5/3K प्लस 5/2K अगेन। अब ये वैल्यू को तो वहां ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये हो जाएगा 25K²/6, जबकि ये वैल्यू भी मुझे मिल जाता है उतना ही, दैट इज 25K²/6 है ना, ये K होगा। और जब हम इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू मुझे फिर से कितना मिल जाता है K। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो आना ही था, क्योंकि आपने फिर से इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट किया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट करते हैं उसको, फिर से वही लेंथ जो इनिशियल लेंथ था उस स्प्रिंग का L0 दैट वुड गेट रिवाइव्ड, है कि नहीं, सेम वही लेंथ फिर आएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ चेंज नहीं करेगा, जबकि पैरेलल में वो वैल्यू चेंज कर जाता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम जो है हम यहां से लेने की कोशिश करते हैं। क्या प्रॉब्लम और पूछा जा सकता है इस स्प्रिंग से रिलेटेड, बेसिक प्रॉब्लम्स देखिए। लेट अस सपोज कि मैंने अगर आपको बोल दिया यहां कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट अस से 15 न्यूटन पर मीटर गिवन है, और यहां मैंने एक 2 kg का ब्लॉक इस जगह पे इस स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पे अटैच किया है। ये जो स्प्रिंग का है अभी दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है भाई, ये अभी स्प्रिंग का कैसा लेंथ है, नेचुरल लेंथ। चलिए यहां से जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है दैट इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड, इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड देन फाइंड, जो ऑप्शन ए है यहां आपसे पूछता है दैट इज elongation in the spring, elongation in the spring at its equilibrium position, at its equilibrium position। और जो दूसरा प्रॉब्लम यहीं से आपको पूछा जा रहा है that is find the maximum elongation in the spring, find the maximum elongation in the spring, maximum elongation in the spring। चलिए तो आ जाइए, देखिए सबसे पहला चीज जरा देखो, जैसे ही इस स्प्रिंग को मैं रिलीज करूंगा, ये स्प्रिंग एक बारगी में क्या होगा, पूरा ही नीचे जाएगा, और जब जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां पे स्प्रिंग फोर्स यहां मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्प्लेस डायरेक्शन होगा, और उस जगह स्प्रिंग रुकेगा नहीं, क्योंकि जो भी
इसमें मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी इसमें स्टोर हुआ है, फिर वापस उस एनर्जी को ये स्प्रिंग रिलीज करने की कोशिश करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और जिस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वहां पे ये स्प्रिंग रुकेगा, जहां पे mg बैलेंस कर लेगा किसको, kx को। तो देखिए, जब मैं इस जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूंगा, लेट्स से स्प्रिंग यहां इलोंगेट होकर के कुछ इस जगह पे, इसको एक बार और मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसी ब्लॉक को जरा देखिए, इस जगह से जैसे ही इस स्प्रिंग को छोड़ा जाएगा, ये स्प्रिंग कहीं यहां आकर रुकता हुआ होगा, एंड दिस विल बी द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखिए कौन कौन सा फोर्स लगता हुआ है, तो स्प्रिंग क्योंकि इलोंगेटेड है इस डायरेक्शन में, तो एक स्प्रिंग फोर्स लगता हुआ होगा उसके अपोजिट, हियर इट विल बी mg, और एट इक्विलिब्रियम मैं यहां से लिख सकता हूं कि नेट फोर्स विल बी 0, दैट मींस दिस kx विल बैलेंस दिस mg, और यहां पे जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी mg अपॉन k, mg अपॉन k होगा। चलो भाई, तो यहां से x का वैल्यू, m का वैल्यू 2 पता है, g को 10 ले लेते हैं हम, और इस k का जो वैल्यू है दिस इज 50 न्यूटन पर मीटर, तो यहां से जो ये वैल्यू आ रहा है मुझे 0.4 मीटर। ठीक है, ये स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। जबकि अगर मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ ले, देखो मैक्सिमम इलोंगेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो ऑब्वियसली नहीं, जैसे ही तुमने इस ब्लॉक को रिलीज किया है, एक बार में तो ये ब्लॉक नीचे जाता हुआ है, जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन है, और उसके बाद फिर ब्लॉक ये इस तरह करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता हुआ होगा। बात आ रही है समझ में? तो मैक्सिमम इलोंगेशन कहां पे है, जब आपने छोड़ा और जिस इंस्टेंट पे इसकी एक बार में वेलोसिटी 0 है, उस जगह वहां पे स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यहां पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। लेट्स से कि यहां पर यही स्प्रिंग एक बार में कुछ और नीचे इलोंगेट होता है इस जगह पर, और ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम इलोंगेशन x मैक्स। बात आ रही है समझ में? ये ब्लॉक है यहां इस जगह पे, और इस जगह उस इंस्टेंट पे ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी दैट वुड बी 0। चलिए, तो ये दोनों ही पॉइंट पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। कहीं पे भी 2 पॉइंट्स चूज कर सकते हो, लेट अस से यही हमारा रेफरेंस है, अगर इसको रेफरेंस माना है इस जगह पे, सो दिस इज पॉइंट 1 और ये पॉइंट हमारा 2 होगा। दोनों ही जगह पे मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लेता हूं। TME at point 1 will be equal to TME at point 2। अब इस जगह नेचुरल लेंथ है चूंकि इस जगह पे, तो यहाँ पे उस स्प्रिंग में कोई भी किसी भी तरह का इलोंगेशन नहीं है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दिस वुड बी 0, है ना। तो इस पॉइंट पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी प्लस mg के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी अगेन एट पॉइंट 1 दैट विल बी इक्वल टू स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 पे होगी प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी mg2, और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी अगेन। ठीक है भाई, इस जगह पे कोई इलोंगेशन नहीं है, तो स्प्रिंग में किसी तरह का कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा, किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, प्लस mg के कारण वहां पे क्योंकि रेफरेंस माना है हमने, यहां भी 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्योंकि रेस्ट से रिलीज कर रहे हो आप, यहां भी 0 होगा। जबकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आगे जाके हम चर्चा कर चुके हैं, ये स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये दिस वुड बी गिवन बाय हाफ kx²। तो इस जगह देखो कितना ब्लॉक फाइनली इलोंगेट हो रहा है, मैक्सिमम x मैक्स, सो दिस वुड बी हाफ इनटू k x मैक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये mg के कारण कितना ब्लॉक नीचे आ रहा है भाई, कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से डिक्रीज होगा, दिस वुड बी माइनस x मैक्स। सो यहां पे जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दिस वुड बी माइनस mgh और mg इंटू माइनस h, प्लस इस जगह तो मैं बता ही रहा हूं, हम जान ही रहे हैं कि इस जगह पे क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी फिर से कितना हो जाएगा, 0। फाइनली इस h को, h भी इक्वल है किसके, x मैक्स के।
अगर मैं इस टर्म को उठाकर इधर ले आऊं, सो हियर इट विल बी mg इंटू एक्स मैक्स, है ना, और ये बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स मैक्स के स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से एक्स मैक्स कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा इस जगह पे एक्स मैक्स का वैल्यू आ रहा है, जो मैक्सिमम इलोंगेशन आ रहा है, दैट इज 2mg अपॉन के, और ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो रख दीजिए 2 इंटू 2 मास 10 अपॉन के का वैल्यू था वहां 50। सो जब मैं इसको इक्वेट करूंगा, सो दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी, दिस इज 0.8 मीटर। बात आ रही है समझ में? एक तो यहाँ पे इलोंगेशन हमने निकाला है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जबकि दूसरा वहां पे मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा गया है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब आपने इस स्प्रिंग को रिलीज किया और जिस जगह पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अब इसी में देखो एक और प्रॉब्लम हम सोचते हैं। लेट अस से कि इस जगह पे मैं एक इंक्लाइन प्लेन मान लेता हूं। लेट्स से ये एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है यहां, दिस इज 37 डिग्री। अब यहां पे एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग को हमने इस जगह पे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है भाई, जबकि यहाँ पे एक स्प्रिंग जिसका नेचुरल लेंथ L0 है, स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ 100 न्यूटन पर मीटर हमने मान ली, और इस जगह पे एक 5 kg का ब्लॉक लिया हुआ है। ठीक है भाई, इस जगह एक 5 kg का ब्लॉक है। तो अब आपको पूछता है कि जब इस स्प्रिंग को रेस्ट से रिलीज करा जाता है, ये सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है आइडियली, और जब मैं इसको रिलीज करता हूं रेस्ट से, तो आपने समझाना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे इलोंगेशन इस स्प्रिंग में कितना होगा। ठीक है, इलोंगेशन मुझे फिर से निकालना है, तो फिर से एट इक्विलिब्रियम पहले तो एफबीडी ड्रॉ कर लो इसका। इधर कितना लगता हुआ होगा, 5g दैट इज mg। इसका दो कंपोनेंट हम ले लेते हैं, एक इधर और एक इधर, जबकि यहाँ पे नॉर्मल लगता हुआ होगा। अगर ये 37 डिग्री है, सो दिस एंगल वुड बी आल्सो 37 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा भाई, 5g cos 37, जबकि यहां हमारा आ जाएगा 5g sin 37। ठीक है, यहां पे नॉर्मल बैलेंस कर रहा है दिस कंपोनेंट दैट इज 5g cos 37 को, जबकि यहां पे जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा स्प्रिंग में भी एक फोर्स लगेगा, दैट वुड बी kx। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम मैं लिख सकता हूं इस जगह, ठीक है, along the incline that kx is here equal to 5g sin 37। ठीक है, और यहां से x का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी 5 इंटू जी का वैल्यू 10 रख लेते हैं, एंड sin 37 इज 3/5, और k का जो वैल्यू है यहाँ दिस इज 100। तो फाइनली यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 10 से ये कैंसिल होगा 10, दिस वुड बी इक्वल टू 0.3 मीटर। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको स्प्रिंग से रिलेटेड यहां पर पूछे जा सकते हैं।